जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे जनजातीय समाज के बारे में। आज का टॉपिक बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन, जो घंटी वाला बटन है, इसे ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, उनके नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जनजातीय समाज यानी ट्राइबल सोसाइटी क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साधारणतया जनजाति का अर्थ ऐसे मानव समाज से समझ लिया जाता है या ऐसे मानव समुदाय के रूप में देखा जाता है जनजाति को, जिसकी संस्कृति, रीति रिवाज और व्यवहार आदि के तरीके जो हैं वो आदिम विशेषताओं से युक्त होते हैं। यानी वास्तव में जनजाति को असभ्य अथवा जंगली समाज के रूप में देखा जाता है या जाना जाता है, जबकि हकीकत ये है कि एक जनजाति उतनी आदिम नहीं होती है जितनी कि इसे लोगों के द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। कहने का आशय ये है कि जनजाति एक आदिम समुदाय जरूर है, लेकिन लोगों के द्वारा जिस तरीके से इसे एक आदिम विशेषताओं से युक्त एक पिछड़ा और असभ्य और जंगली समाज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उतना जो है वो जनजाति आदिम नहीं होती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जनजातियां जो हैं वो सभ्य समाजों की चमक दमक से दूर हैं और किसी दुर्गम या भौगोलिक रूप से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और इनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं वो दूसरे समुदायों या सभ्य समाजों से पूरी तरह से भिन्न होती हैं। तो इस तरह से केवल इसी आधार पर जनजाति को एक आदिम समुदाय या एक असभ्य समूह नहीं कहा जा सकता है। जनजातियों का जीवन सांस्कृतिक रूप से उतना पिछड़ा नहीं होता है जितना कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है। तो शायद इसी कारण से श्यामा चरण दुबे जी ने लिखा है कि जनजातियों का अध्ययन एक जीवित समाज के रूप में, एक जीवित समाज के अंग के रूप में किया जाना चाहिए, न कि संग्रहालय की नुमाइशी वस्तुओं के रूप में। यानी दुबे जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जनजातियां जो हैं वो एक जीवित समाज के रूप में इनका अध्ययन, इनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए, न कि इन्हें हम पिछड़े और आदिम और असभ्य समुदाय के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए। कुछ इसी तरह से विभिन्न विद्वानों ने जनजातियों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं जनजाति की, उनका उल्लेख हम यहाँ पर करना चाहेंगे। जैसे कि गिलिन एंड गिलिन ने लिखा है अपनी किताब में, लिखा, आप जानते हैं, कल्चरल सोशियोलॉजी नाम से उनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के किसी भी ऐसे समूह को जनजाति कहा जा सकता है जो सामान्यतया दुर्गम क्षेत्रों में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। कुछ इसी तरह से हावेल महोदय ने अपनी किताब मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड, ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार कंपटीशन में पूछी जाती है, मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड पुस्तक में हावेल महोदय ने लिखा है कि जनजाति एक ऐसे सामाजिक समूह से संबंधित है जो एक विशेष क्षेत्र में रहती हैं और एक विशेष भाषा बोलती हैं, परंतु यह अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक संगठन नहीं है। ये आप यहाँ नोट कर लें कि हावेल ने जनजातियों को राजनीतिक संगठन मानने से इनकार किया है, या कह लीजिए कि उन्होंने जनजातियों को राजनीतिक संगठन
नहीं माना है। इसके ठीक विपरीत मर्डॉक ने यानी मर्डॉक जो महोदय हैं वो हावेल से सहमत नहीं थे और उन्होंने ये कहा कि जनजातियां जो हैं उनका एक पृथक राजनीतिक संगठन होता है और कुछ इस तरह से उन्होंने जनजाति को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जनजाति एक भिन्न भाषा और संस्कृति वाला समूह है जिसका एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। तो आप ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि हावेल ने कहा है कि जनजाति का कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता है, जबकि मर्डॉक ने, जिनकी की पुस्तक है ट्राइबल सोसाइटी स्ट्रक्चर, इस पुस्तक में उन्होंने जनजाति को यानी मर्डॉक ने हावेल से असहमत होते हुए जनजातियों का एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होना स्वीकार किया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विभिन्न विद्वानों ने जनजाति को परिभाषित करते हुए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जनजाति एक क्षेत्रीय समुदाय है जिसके सदस्य सामान्यतया जो विशिष्ट या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी भाषा संस्कृति जो है वो दूसरे समुदायों की तुलना में भिन्न होता है, अलग होता है। अगर आप जनजाति क्या है, जनजातीय समुदाय कहते किसे हैं, इसे और विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसके लिए जनजातियों की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया जाना जरूरी होता है। इन विशेषताओं के आधार पर हम जनजाति क्या है इसको ठीक तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। वैसे तो व्यवहारिक रूप में जनजाति एक सरल समुदाय है। जनजातीय समाज इस कारण से सरल होते हैं कि प्रत्येक जो जनजातीय समुदाय है वो साधारणतया एक वंश समूह का विस्तृत रूप होता है और इस कारण से इनके निवासियों के बीच में या इसके सदस्यों के बीच में बहुत घनिष्ठ, प्रत्यक्ष और अनौपचारिक प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। तो शायद इन्हीं विशेषताओं के आधार पर एक जनजाति को ग्रामीण अथवा नगरीय समुदाय से अलग किया जा सकता है। तो इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से जनजातियों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिनके आधार पर हम जनजातीय समुदाय को नगरीय समुदाय से या ग्रामीण समुदाय से अलग कर पाते हैं। तो जनजातियों की जो पहली विशेषता है वो है विशिष्ट निवास स्थान। कहने का आशय यह है कि जनजाति को एक क्षेत्रीय समूह कहा जाता है क्योंकि एक जनजाति के जो सभी व्यक्ति होते हैं वो किसी निश्चित भूभाग पर ही रहते हैं। निश्चित भूभाग पर रहने के कारण ही उनमें एक दृढ़ सामुदायिक भावना विकसित हो पाती है और साधारणतया जो जनजातियां हैं वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती हैं, एक ही स्थान पर रहती हैं। और जनजाति जो है, जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं यानी इनका जो निवास स्थान होता है कोई जंगली, पठारी या सीमांत प्रदेश, जिसको हम लोग पिछड़ा हुआ क्षेत्र कह सकते हैं, तो इन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान होता है। तो इस लिहाज से, इस दृष्टि से जनजातियों का जो निवास है वो विशिष्ट होता है, जो कि दुर्गम, पहाड़ी, जंगली या पठारी क्षेत्र होता है। दूसरी विशेषता है कि जनजातियों की अपनी एक अलग भाषा होती है। इसी भाषा के माध्यम से एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और भाषा की समानता जनजातीय संस्कृति को प्रभावपूर्ण बनाने और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम भी करती है। तो इस तरह से जनजातीय समुदाय की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है सामान्य भाषा। तीसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है सामान्य संस्कृति यानी कॉमन कल्चर होती है। प्रत्येक समुदाय या जनजातीय समुदाय की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है और इस संस्कृति में व्यवहार के कुछ विशेष नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक विश्वासों और जादुई क्रियाओं का समावेश होता है। कहने का आशय ये है कि प्रत्येक जो जनजाति हैं यानी अलग अलग जो जनजाति समुदाय हैं उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, यानी उनके जो समाज के जो नियम हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनके जो धार्मिक विश्वास हैं वो एक दूसरे से
भिन्न भिन्न होते हैं और प्रत्येक जो जनजाति है उनका एक स्थानीय या क्षेत्रीय मुखिया होता है और ये दूसरे लोगों को एक दूसरे समुदाय के साथ अलग अलग कर रखने का या और जनजाति एकता को एकजुट बनाए रखने का काम करता है, योगदान करता है। तो ये 3 जो विशेषताएं हैं, विशिष्ट निवास स्थान, सामान्य भाषा और सामान्य संस्कृति, ये जनजातीय समुदाय की मौलिक विशेषताएं हैं, 3 मुख्य या प्रमुख विशेषताएं। इसके अलावा जो दूसरी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें चौथे नंबर पर यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा अंतर विवाही समूह, यानी जनजातियां जो हैं वो एक अंतर विवाही समूह होती हैं। एक जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी जनजाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे जनजातीय नियमों के अनुसार उसे कठोर दंड दिया जाता है। इसके बाद जो 5वीं विशेषता है वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक जनजाति की एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना होती। दूसरे शब्दों में कहें तो जनजाति लोगों की लगभग सभी आवश्यकताएं जो हैं वो स्वयं पूरा कर लेते हैं। यानी जनजाति समुदाय के जो लोग हैं वो अपने परंपरागत रूप से जो उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में, चाहे वो जानवरों का शिकार करते हों या खाने योग्य पदार्थों का संग्रह करते हों या फिर जंगलों से जड़ी बूटियां और लकड़ियां एकत्रित करते हों, तो इन कार्यों के माध्यम से वो अपने आजीविका को पूरा करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो जनजातियां हैं वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, अपने सदस्यों की सभी प्रकार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन होती हैं या पूरा करती हैं। इसके बाद नंबर 6 पे है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। कहने का आशय है कि जनजातियों में एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है। यानी प्रत्येक जनजाति में एक मुखिया होता है जो वयोवृद्ध होता है और मुखिया के साथ जो है वो कुछ वयोवृद्ध लोगों की एक कमेटी होती है जिसको कि पंचायत बोला जाता है। इस पंचायत के माध्यम से जनजातीय जो समुदाय के जो धार्मिक नियम हैं, जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको निर्धारित करके और व्यक्तियों को उनके अनुरूप व्यवहार करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से जो जनजातियों में जो राजनीतिक संगठन है या जो उनकी जो पंचायत है, उनका जो मुखिया है वो अपना जो जनजातीय समुदाय है उस समुदाय को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे अंत में यहाँ पर लिखा है एक समरूप समुदाय। एक समरूप समुदाय का मतलब ये होता है कि एक जनजाति के लोगों के जो प्रजातीय लक्षण हैं उनमें समानता पाई जाती। कहने का आशय ये हुआ कि एक जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में, उनके परंपरा में, उनके रीति रिवाज में, उनके मूल्यों में, उनके धार्मिक विश्वासों में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। सामान्यतया एक जनजातीय समुदाय के सभी लोग एक समान स्तर के होते हैं, उनमें ऊंच नीच का कोई संस्तरण नहीं होता है। तो इस तरह से समरूपता जो है वो जनजातीय सामुदायिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो हम समझते हैं कि इन 7 विशेषताओं के माध्यम से आप जनजातीय समुदाय की जो विशेषताएं हैं इनको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं और जनजातीय समुदाय क्या है इसको आप आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद आता है जनजातियों की पारिवारिक व्यवस्था। तो पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जनजातियां हैं या जो सभी प्रकार के जो जनजातीय समुदाय हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था उनके यहाँ प्रचलित होती है। एक तो मातृवंशीय परिवार व्यवस्था और दूसरा है पितृवंशीय परिवार व्यवस्था। मातृवंशीय परिवार व्यवस्था में परिवार का सदस्य कोई पुरुष नहीं होता है। स्त्रियां विवाह के पश्चात अपने माता के घर में रहती हैं
वंश और उत्तराधिकार की जो व्यवस्था होती है वो माता के आधार पर होती है। यानी जो मातृवंशीय परिवार व्यवस्था है उसमें परिवार का जो मुखिया होती हैं वो कोई पुरुष ना होकर के कोई महिला होती हैं। तो इस तरह से ये जो खासी, गारो और नायर जो जनजातियां हैं इनमें मातृवंशीय परिवार देखने को मिलता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। खासी, गारो और नायर जो जनजातियां हैं ये मातृवंशीय परिवार व्यवस्था इनमें पाई जाती है। इसके ठीक उल्टा जो पितृवंशीय परिवार व्यवस्था है, पितृवंशीय जो परिवार व्यवस्था में जो कि गोंड, भील और संथाल जनजातियों में पाया जाता है। तो इस व्यवस्था में मातृवंशीय परिवार व्यवस्था के ठीक विपरीत जो परिवार का जो मुखिया होता है वो पुरुष होता है और वंश तथा उत्तराधिकार की जो व्यवस्था होती है वो पिता के आधार पर होती है। यानी ये कहने से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि मातृवंशीय परिवार व्यवस्था में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है और पितृवंशीय परिवार व्यवस्था में जो है वो उत्तराधिकार पितृसत्तात्मक होता है। तो इस तरह से जो जनजातियां हैं वो मोटे तौर पर उनकी जो पारिवारिक व्यवस्था है वो मातृवंशीय परिवार व्यवस्था और पितृवंशीय परिवार व्यवस्था में विभाजित होता है, पाया जाता है। अब यहाँ पर कंपटीशन की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम यहाँ पर जनजातियों के नामकरण की बात यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। नामकरण से हमारा ये है कि जनजातियों को विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। कई बार परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं कि ये जनजातियों को आदिवासी किसने कहा है या जनजातियों को जो है वो पिछड़े हिंदू किसने माना है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं परीक्षा में। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम यहाँ पर जो जनजातियों के जो विशिष्ट नाम हैं जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा उल्लेखित हैं, संबोधित हैं, उनका उल्लेख हम यहाँ पे कर देते हैं। जैसे कि ठक्कर बापा जिन्होंने जनजातियों को आदिवासी कहा है। इसी तरह से वेरियर एल्विन ने जनजातियों को बनवासी कहा है। और प्रसिद्ध जो विद्वान हैं जे छट्टन ने जनजातियों को आदिम समाज कहा है। तो यहाँ पर आदिवासी जो शब्द है वो ठक्कर बप्पा से जुड़ा हुआ है, बनवासी शब्द जो है वो वेरियन एल्विन से जुड़ा हुआ है और आदिम समाज जो शब्द है जनजातियों से जुड़ा हुआ वो जे छट्टन के द्वारा संबोधित है या उल्लेखित है। ये आदिवासी और वनवासी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखिए कि आदिवासी जो शब्द है वो ठक्कर बप्पा द्वारा प्रयोग में लाया गया था और वनवासी जो शब्द है वो वेरियर एल्विन से संबंधित है। इसी तरह से जीएस घुरिये ने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा और एलपी विद्यार्थी ने जनजातियों को गिरिजन कहा है। और आप जानते हैं कि जनजातियों का जो संवैधानिक नाम है वो है अनुसूचित जनजाति। यानी भारत के संविधान में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है या इनका जो नामकरण किया गया है वहाँ पर संविधान में वहाँ पर अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। तो हम समझते हैं कि ये आप इस जो जनजातियों के नामकरण से आप जो परीक्षा में जो आपको कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो गया होगा। इसके बाद आता है जनजातियों की वैवाहिक व्यवस्था। वैवाहिक व्यवस्था में जो जनजातियों में जो विवाह के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक विवाह, बहुविवाह और अधिमान्य विवाह। यानी जनजातियों में जो विवाह है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक विवाह का मतलब ये हो गया कि इसमें एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में विवाह होता है और इस प्रकार के विवाह में एक समय में संबंध एक से ही होता है।
जनजातियों में जो है वो अमूमन जो संथाल, मुंडा, हो, भील और उरांव आदि जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों में एक विवाह की परंपरा प्रचलित होती है। एक विवाह भी दो प्रकार का होता है, क्रमिक एक विवाह और एकल विवाह। क्रमिक एक विवाह का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के विवाह में एक समय में एक ही व्यक्ति से संबंध होता है, परंतु वह किसी एक को छोड़कर या उसकी मृत्यु के बाद दूसरे से विवाह कर लेता है। यानी क्रमिक एक विवाह में विवाह एक ही से होता है, लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद वो दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन एकल विवाह में केवल एक ही स्त्री का एक ही पुरुष से विवाह होता है और किसी की मृत्यु होने के बाद भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यानी एक तरह से आप ये कह लीजिए कि स्त्री पुरुष दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाए तो वो उसका दोबारा विवाह नहीं कर होता है या नहीं कर सकता है। ये एकल विवाह की व्यवस्था है। और क्रमिक एक विवाह में व्यक्ति विवाह तो एक ही से करता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो वो दूसरा विवाह कर सकता है। इसके बाद जनजातियों में जो विवाह का जो दूसरा प्रमुख स्वरूप है वो है बहुविवाह। बहुविवाह भी मोटे तौर पे दो प्रकार का होता है। आप जानते हैं कि एक बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह में जिसमें एक पुरुष एक जो स्त्री है उसका एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह होता है, ये बहुपति विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह भी दो प्रकार का होता है, एक भातृक बहुपति और अभातृक बहुपति विवाह। भातृक बहुपति विवाह का मतलब होता है कि इस प्रकार के विवाह में सभी पति आपस में भाई भाई होते हैं और यह मुख्यतः खस, टोडा और नायर जनजाति में विशेष रूप से पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो खस जनजाति है वो अपने को पांडवों का वंशज मानती है और इस कारण से वे जो हैं वो इस प्रकार के विवाह पर विशेष बल देती हैं। यानी खस जो जनजाति है वो भातृक बहुपति विवाह का जो है वो वरीयता देती है, उसको प्राथमिकता देती है। अगर हम लोग बहुपत्नी विवाह की बात करें तो बहुपत्नी विवाह का मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। ये भी दो तरीके से होता है, एक पक्षी बहुपत्नी विवाह और स्वतंत्र बहुपत्नी विवाह। एक पक्षी बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है ये लगभग भातृक बहुपति विवाह से ही मिलता जुलता है। इसमें जो स्त्रियां होती हैं वो आपस में रक्त संबंधी होती हैं, वो एक दूसरे से की जो है वो बहन होती हैं। यानी जो स्त्रियां जो पत्नियों का जो चुनाव होता है वो एक ही पक्ष से किया जाता है। और स्वतंत्र बहुपत्नी विवाह में विवाह के लिए जो स्त्रियों का चुनाव है वो अलग अलग वर्ग से, अलग अलग समूहों से या अलग अलग समुदायों से स्त्रियों को विवाह के लिए चुना जा सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक विवाह और वह विवाह ये जनजाति समुदाय में जो विवाह के प्रचलित स्वरूप हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो विवाह है जिसको बोलते हैं अधिमान्य विवाह, ये भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अधिमान्य विवाह का मतलब ये होता है कि विवाह का एक ऐसा नियम जिसमें जीवन साथी के चुनाव के लिए किसी एक समूह को वरीयता दी जाती है। यानी व्यक्ति को पहले से ही यह पता होता है कि वह अपने जीवन साथी का चुनाव किस समूह से करेगा। तो इस तरह के विवाह को अधिमान्य विवाह कहते हैं। यानी जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल मैरिज, यानी आपको पहले से प्रेफर है, आपको वरीयता देनी होती है, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव उन्हीं समुदायों में से, उन्हीं समूहों में से करना होता है। और ये विवाह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। सहोदरज विवाह, यानी एक ही भाई बहन की संतानों के बीच होने वाला विवाह सहोदरज विवाह कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सलिंग सहोदरज विवाह और विलिंग सहोदरज विवाह। तो आप ये इसको नोट कर लें कि सलिंग सहोदरज विवाह जो है वो लेवी स्ट्रास की कॉन्सेप्ट है
जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही लिंग की जो यानी एक ही लिंग की जो सहोदरज संतानें हैं, चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच में जो होने वाला विवाह है, ये सलिंग सहोदरज विवाह कहलाता है, जो कि लेवी स्ट्रास की कॉन्सेप्ट है। और विलिंग सहोदरज जो विवाह है, ये टायलर के द्वारा दिया गया है। टायलर ने ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में जो विवाह है उसको विलिंग सहोदरज विवाह कहा है। तो आप इसको मोटे तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले वाले को आप कह सकते हैं कि चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच में विवाह, और दूसरे वाले को आप कह सकते हैं ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच में विवाह। तो जो सलिंग सहोदरज विवाह की जो अवधारणा है वो लेवी स्ट्रास ने दी है, और विलिंग सहोदरज विवाह की जो अवधारणा है वो टायलर ने दी है। तो आप इसको याद रखें, नोट डाउन कर लें। इसके अलावा जनजातियों में देवर विवाह या भाभी विवाह के साथ साथ शाली विवाह भी प्रचलित होता है या पाया जाता है। तो यहाँ पर आपने जनजातियों में जो विवाह के जो तरीके हैं उनको हमने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो है वो आपको बताना चाहेंगे कि जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीकों का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब ये हो कि जनजातियों में जो विवाह होता है वो उसका प्रकार क्या होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जनजातियों में जो जीवन साथी चुने जाते हैं, यानी पति और पत्नी का जो चुनाव किया जाता है, उसका तरीका क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जनजातियों में जो जीवन साथी के चुनाव का जो तरीका है वो 8 प्रकार का होता है। यानी जनजातियां जो हैं वो 8 तरीके से जीवन साथी का चुनाव करती हैं, जिनमें से क्रय विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह, पलायन विवाह, विनिमय विवाह, परीक्षा विवाह, हठ विवाह और परीक्षा विवाह, ये 8 तरीके हैं। जल्दी जल्दी हम आपको समझा देते हैं कि ये विवाह क्या है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्रय विवाह का मतलब ये होता है कि इसमें जो है वो वधू मूल्य दिया जाता है, लेकिन वधू मूल्य अधिक होने के कारण अधिकांश जो जनजातियां हैं वो क्रय विवाह को के अलावा दूसरे तरीके से जीवन साथी का चुनाव करने का प्रयास करती हैं। लगभग सभी जनजातियों में जो है वो वधू मूल्य जो है वो पाया जाता है, और लगभग सभी जनजातियां जो हैं वो क्रय विवाह करती हैं। यानी जनजातियों में वधू को उसको मूल्य दे करके, जिस तरह से मुसलमानों में मेहर की व्यवस्था होती है, कुछ उसी तरह से जनजातियों में भी वधू मूल्य दे करके विवाह स्त्री के साथ विवाह संबंध स्थापित किया जाता है। इसके बाद आता है सेवा विवाह। सेवा विवाह का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो जनजातियां हैं वो वधू मूल्य नहीं दे पाती हैं। तो इस कारण से जो जनजाति जो समुदाय के जो लोग हैं वो सेवा दे करके, यानी जो जिस परिवार से उनका विवाह होना है उस परिवार के सदस्यों को मदद करके, उनकी शारीरिक सहायता करके वधू प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आता है हरण विवाह। हरण विवाह का मतलब ये होता है कि इसमें स्त्री को जो महिला है उसको चुरा लिया जाता है, उसका हरण कर लिया जाता है, या कह लीजिए कि उसको ज़बरदस्ती जो है उसके साथ विवाह संबंध स्थापित किया जा सकता है। हरण विवाह को कुछ जो हिंदू विवाह हमने आपने राक्षस विवाह पढ़ा था, तो उस कैटेगरी में इसको आप रख सकते हैं। ये हरण विवाह भी 2 तरीके का होता है, एक वास्तविक हरण और एक सांकेतिक हरण। यानी इसमें होता यह है कि जब कन्या मूल्य के प्रचलन के कारण जब व्यक्ति कन्या मूल्य नहीं दे पाता है, वधू मूल्य नहीं दे पाता है, और ऐसे में उसको कन्या के माता पिता से उसको विवाह की स्वीकृति नहीं मिल पाती है, तो वो उस लड़की को, उस स्त्री को उठा ले जाता है और उसको उसके साथ विवाह कर लेता है। तो ये हो गया हरण विवाह। इसके बाद आता है पलायन विवाह। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पलायन का मतलब होता है कि भाग जाना।
यानी यदि कोई युवक और युवती एक दूसरे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हों, लेकिन जनजातीय नियमों या माता पिता से विवाह की अनुमति नहीं मिल रही हो, तो ऐसे में वे गांव से दूर किसी बस्ती या जंगल में पलायन कर जाते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें उनके बीच में विवाह करने की अनुमति दे दी जाती। तो इस तरह के विवाह को राजी खुशी विवाह भी कहा जाता है, जो कि जो जनजाति है, जो झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, उसमें इस तरह का विवाह पाया जाता है। इसके बाद आता है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह का मतलब होता है कि इसमें पत्नी को प्राप्त करने के लिए पुरुष जो है वो अपनी बहन का विवाह पत्नी के घर में किसी पुरुष के साथ कर देता है। यानी इस प्रकार से दो परिवारों के बीच में होने वाला एक तरह से विनिमय है, एक तरह से एक्सचेंज है, जिसमें एक घर से जो स्त्री हैं वो आती हैं और बदले में उस घर में, उसी परिवार में अपने घर से कोई स्त्री पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह से एक पुरुष और स्त्री जो हैं वो अपने जो बहन है उनको, बहनों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा का मतलब जिसको आप जानते हैं प्रोवेशन। इस प्रथा के अनुसार विवाह करने के इच्छुक युवक को लड़की के माता के घर जाकर के कुछ दिन रहना पड़ता है, और इस दौरान लड़के को लड़की से एकांत में मिलने का, रहने का अवसर दिया जाता है, जिसमें वो एक दूसरे के स्वभाव के साथ परिचित होकर के एक दूसरे के साथ आपस में अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं। और अगर उन दोनों के बीच में अनुकूलन होता है, उनके दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य बैठ जाता है, तो वे दोनों लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठता है, वे एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग होने की दशा में जो पुरुष हैं उसको कन्या के परिवार को कुछ धनराशि जो है वो हर्जाने के रूप में देनी पड़ती। मणिपुर में जो कुकी जनजाति है, इस जनजाति में ये परिवीक्षा विवाह जो है वो विशेष रूप से पाया जाता है। इसके बाद आता है सबसे लास्ट में हठ विवाह। हठ विवाह का मतलब ये होता है कि इसमें जो किसी युवक के न चाहने पर भी कोई स्त्री हठ पूर्वक बल जबरदस्ती उसके घर में आकर के घुस के बैठ जाती हैं, और लड़के के माता पिता उसे मार पीट करके घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद भी यदि स्त्री सभी तरह की यातनाओं को सहने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती है, तो फिर उस स्त्री के साथ उस घर के लड़के का विवाह जो है करना जरूरी हो जाता है। इसको बोलते हैं हठ विवाह। और लास्ट में होता है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह में की विशेषता ये होती है कि अनेक जनजातियों में युवक को विवाह करने के लिए अपनी शक्ति और साहस की परीक्षा देनी पड़ती है, और इसमें जो है वो जो लड़कियां हैं वो उसको उनकी परीक्षा लेती हैं, उनके शक्ति और सामर्थ्य और साहस का टेस्ट लेती हैं, और जो भी युवक इस टेस्ट में, इस परीक्षा में पास होते हैं, वो जो है वो उनका ही विवाह होता है, अन्यथा वो उनका विवाह नहीं होता है। उदाहरण के लिए जो जैसे एक गोल गधेड़ो नृत्य होता है जो गुजराती भीलों में देखने को मिलता है, जिसमें एक लंबे खंभे के ऊपरी सिरे पर थोड़ा सा गुड़ नारियल बांध दिया जाता है, और खंभे के चारों ओर गांव की अविवाहित लड़कियां घेरा बना करके नाचती हैं, और विवाह करने का जो इच्छुक लड़का है वो लड़कियों के घेरे के तोड़ करके खंभे से गुड़ और नारियल उतार करके लाने का प्रयास करता है, और लड़कियों का जो झुंड है वो मिल करके लड़के को खंभे पर से चढ़ने और गुड़ और नारियल उतारने से रोकने का प्रयास करती हैं। और ऐसी कोशिश में उसे डंडे से लड़के को पीटती हैं, कपड़े फाड़ती हैं, उसको काटती हैं, मारती हैं, यानी सभी तरह से उसको रोकने का प्रयास करती हैं। यदि इन बाधाओं के बाद भी जो लड़का है वो खंभे पर से गुड़ और नारियल लाने में सफल हो जाता है, तो उसे घेरे में नाचने वाली लड़कियों में से किसी के साथ विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जनजातियों में ये 8 प्रकार के विवाह जो हैं, या कह लीजिए कि जीवन साथी के चुनाव के 8 तरीके हैं जो प्रचलित होते हैं, पाए जाते हैं।
यहाँ पर स्क्रीन पर आपको परीक्षा की दृष्टि से कुछ शार्ट नोट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि जो कई बार अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने आपको आपकी सुविधा के लिए उसको एक जगह पर रखने का प्रयास किया है, जिससे आप इसको याद कर सकें कि परीक्षा विवाह जो है वो भील और खासी जनजाति से जुड़ा हुआ है, जबकि परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति से जुड़ा हुआ है। यानी परिवीक्षा कुकी और परीक्षा भील और खासी जनजाति का में पाया जाता है। इसी तरह से हठ विवाह उरांव और कमार जनजाति में है, और हरण विवाह गोंड जनजाति में। हठ और हरण आप याद रखें, हठ जो है उरांव और कमार जनजाति से संबंधित है, जबकि हरण विवाह गोंड जनजाति में पाया जाता है। इसी तरह से सेवा विवाह गोंड विवाह में है, और सहमति विवाह जो है वो हो जनजाति में पाया जाता है, और विनिमय विवाह भी गोंड जनजाति है। तो आप ये इसको ऐसे याद करें, हठ हरण सेवा सहमति परीक्षा परिवीक्षा। तो इस तरह से याद रखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है एक दूध लौटावा विवाह, जो कि गोंड जनजाति में पाया जाता है। इसी तरह से राजी खुशी विवाह ये हो जनजाति की विशेषता है। अनादर विवाह भी हो जनजाति से संबंधित है, और गोल गधेड़ो जो नृत्य हैं ये भी भील जनजाति से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं जनजातीय अर्थव्यवस्था की। हालांकि ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक ही वीडियो में जो जनजातियों से जुड़े हुए जो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो उनको आप यहाँ पर क्लियर हो जाए, जिसके लिए आपको बार बार जो है वो दूसरे वीडियो सर्च करने की ज़रूरत न पड़े। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनजातियों में जो अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीके होते हैं, यानी उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर आप तीन भागों में बांट सकते हैं। शिकार करने वाली जनजाति, कृषि करने वाली जनजाति और पशुपालक जनजाति। तो शिकार करने वाली जनजातियों में कोरवा, बिरहोर, जुआंग और गारो जनजातियां प्रमुख हैं। इसी तरह से खेती करने वाली जनजातियों में बैगा, ओरांव, संथाल, मुंडा और हो जनजाति हैं। जबकि पशुपालक जनजातियों में टोडा जो जनजाति है वो भैंस पालन के लिए जानी जाती है, जबकि जो बकरावल जो जनजाति हैं वो भेड़ बकरी पालन के लिए जानी जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जनजातियाँ जो समुदाय हैं वो अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए कुछ जनजातियाँ जो हैं वो जंगलों से खाद्य संकलन करती हैं, शिकार करती हैं, जबकि कुछ जो जनजातियाँ हैं वो पशुपालन के द्वारा या खेती के द्वारा अपने जो हैं वो अपने परिवार के सदस्यों की आजीविका को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि खाद्य संकलक जनजाति के अंतर्गत कादर, भनोड़ी और पनियार जनजाति आती हैं, जबकि नौकरी व्यापार करने वाली जनजातियों के अंतर्गत मीणा, गारो, नागा और संथाल जनजातियां हैं, जो कि नौकरी करने में रुचि रखती हैं, या उनको कह लीजिए कि नौकरी करने में उनकी विशेष रुचि होती। तो इस तरह से जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था है वो शिकार करने, खेती करने, पशुपालन करने, नौकरी करने और खाद्य संकलन करने, ये 5 जो वर्गों में इसको विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद आता है युवा गृह, जनजातियों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है युवा गृह की, डॉर्मेट्री की। कभी कभी अंग्रेजी में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जनजातियों के युवा गृह को क्या कहा जाता है,
तो आप इसको याद रखें, डॉर्मेट्री है जनजातियों की युवा गृह को डॉर्मेट्री कहा जाता है। तो डॉर्मेट्री क्या है, युवा गृह क्या है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जनजातियों में विद्यमान जो शैक्षणिक संस्था है उसको युवा गृह कहते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो सामान्यतया जो अविवाहित युवक और युवतियां होती हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जनजातियों की जो शैक्षणिक संस्था है उसको युवा गृह कहते हैं। और ये जो संस्था है वो अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होती है, यानी जिसमें अनौपचारिक तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है। और हालांकि संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण के प्रभाव से ये संस्था धीरे धीरे अपना महत्व खोती जा रही है, जिसके कारण से आज जनजातियों में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। लेकिन ये आज भी जनजातियों में, हर जनजाति में अपने युवकों और युवतियों को शिक्षित करने के लिए, उनको जनजातीय संस्कृति और जो सामाजिक जो परंपराएं हैं उनसे परिचित कराने के लिए युवा गृह की व्यवस्था होती है। यहाँ पर आप याद रखें कि युवक और युवतियों के लिए अलग अलग युवा गृह की डॉर्मेट्री की व्यवस्था होती है, यानी पुरुष के लिए, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग जो है वो युवा गृह होते हैं, डॉर्मेट्री होती हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर हम आपको कुछ जो जनजातियाँ हैं उनमें जो प्रचलित युवा गृह हैं उनका नाम यहाँ पर हमने आपके लिए उपलब्ध किया है, जो कि अक्सर कंपटीशन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे गोंड जनजाति में जो युवा गृह है उसको घोटुल नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में जो डॉर्मेट्री हैं, जो युवा गृह हैं, उसको घुमकुरिया बोला जाता है। इसी तरह से नागा जनजाति में युवक और युवतियों के लिए अलग अलग युवा गृह होते हैं। युवकों का जो युवा गृह होता है उसको मोरंग बोला जाता है, कहा जाता है, जबकि युवतियों का जो युवा गृह है उसको किचुकी नाम से संबोधित करते हैं नागा जनजाति के लोग। इसी तरह से जो भुइया जो जनजाति हैं उनके जो युवा गृह हैं उनको धांगर बासा कहा जाता है, जबकि खासी जो जनजाति हैं उनके युवा गृह को चांग नाम से जाना जाता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार के युवा गृह पाए जाते हैं और सभी जनजातियों में जो युवा गृह हैं वो उन सभी का उल्लेख नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम आपको ऐसे उन प्रमुख जनजातियों का ही के युवा गृह का नाम यहाँ पर हमने आपको दिया है जो कि कंपटीशन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये गोंड, उराव, नागा, भुइया और खासी जो जनजाति के जो युवा गृह हैं वो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो इसलिए हमने यहाँ पर सबको एक जगह पे नोट करके शॉर्ट लिस्टेड करने का प्रयास किया है। बाकी अलग अलग जनजातियों में और भी दूसरे प्रकार के जो युवा गृह हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर BK राय बर्मन भारत के पहले मानव शास्त्री थे जिन्होंने बंगाल और भूटान की सीमा पर निवास करने वाली टोटो जनजाति का अध्ययन किया था। और उन्होंने ये कहा कि अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने बताया कि किसी भी जनजाति के अध्ययन करने के लिए सेतु और प्रतिरोधक की अवधारणा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि टोटो जनजाति का अध्ययन किसने किया है। तो टोटो जनजाति का अध्ययन BK राय बर्मन ने किया है और इस अध्ययन में उन्होंने सेतु और प्रतिरोधक की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो है LP विद्यार्थी से संबंधित है, यानी ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने छोटा नागपुर क्षेत्र की मालेर जनजाति का अध्ययन किया है और उन्होंने जनजातियों पर
औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करते हुए भारत में जनजातीय विकास के लिए जनजातीय उपयोजना की अवधारणा दिया है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि जनजातीय उपयोजना की जो अवधारणा है वो एलपी विद्यार्थी ने दी है, और सेतु और प्रतिरोधक की जो अवधारणा है वो वी के राय बर्मन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो हम समझते हैं कि आप आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसके बाद आता है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जो बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 330 जो कि जनजातियों को लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। इसी तरह से अनुच्छेद 332 जो राज्य विधानसभाओं में जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान इसके दिया गया, इस प्रावधान किया गया इस अनुच्छेद के माध्यम से। इसके बाद आता है अनुच्छेद 335 जिसके माध्यम से जनजातीय लोगों को सरकारी नौकरियों में 7.5% आरक्षण देने की बात कही गई है। इसी तरह से अनुच्छेद 338 के द्वारा जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी, जिसको जो बोलते हैं जनजातीय जो आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 339A भी जनजातीय अनुसूचित जनजाति कल्याण से संबंधित है। तो आप अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 339A तक के जो अनुच्छेद हैं वो जनजातियों से संबंधित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो पहला जो अनुसूचित जनजाति आयोग बना था वो यूएन ढेबर के द्वारा इसकी आयोग की अध्यक्षता की गई थी। यानी जो इसको यूएन ढेबर आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1960 में ये आयोग गठित किया गया था। और इस आयोग की ने ये सिफारिश की थी कि जंगल की असली हकदार जो हैं वो जनजाति हैं, इसलिए जनजातियों को जंगलों के उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इनकी सिफारिश को, इनकी इस स्टेटमेंट को सरकार ने नामंजूर कर दिया था। तो पहला जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो है यूएन ढेबर आयोग, जो कि 1960 में गठित किया गया था। इसी तरह से दूसरा जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में 2003 में बनाया गया था। तो पहला और दूसरा जो जनजाति आयोग है वो पहला 1960 में और दूसरा जो है वो 2003 में गठित किया गया था दिलीप सिंह भूरिया के सुपरविजन। इसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, अनुच्छेद 342 जनजातियों के लिए जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अंतर्गत एक पॉइंट छूट गया था वहाँ पे, अनुच्छेद 342 का। तो अनुच्छेद 342 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो किसी समुदाय को जनजाति के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। अगर हम लोग जनजातीय जनसंख्या की बात करें तो सभी राज्यों में जनजातीय जनसंख्या एक समान नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जनजातीय जनसंख्या शून्य है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पांडिचेरी। यहाँ पर जनजातियों की संख्या शून्य है, यहाँ जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में जो जनजातियाँ हैं वो सबसे अधिक हैं, यहाँ पर 30.6% जो हैं वो जनजातीय समुदाय से संबंधित है यहाँ की आबादी। अगर प्रतिशतता की बात करें तो प्रतिशतता की दृष्टि से मिजोरम जो राज्य है वहाँ पर जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में पाई जाती है। यानी जनजातीय मिजोरम की आबादी का 94.5% जो भाग हैं वो जनजातीय समुदाय से संबंधित है। इसी तरह से परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है जो जनजातियों से संबंधित विद्वानों के जो विचार हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया होगा, अगर याद हो आपको, तो जनजातियों के संबंध में मैंने आपको बताया था कि कुछ विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, जैसे किसी ने आदिवासी, किसी ने वनवासी कहा है। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनजातियों से संबंधित जो विद्वानों के जो विचार हैं उनमें जैसे पहला है अलग थलग नीति। अलग थलग नीति ये जो है वो अंग्रेज मानवशास्त्री वेरियर एल्विन ने दी है।
उन्होंने जनजातीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आइसोलेशन पॉलिसी का समर्थन किया। यानी उनका ये कहना है कि जनजातियां जिस क्षेत्र में रहती हैं उसे राष्ट्रीय उपवन घोषित किया जाए और वहाँ पर बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोका जाए। इसी प्रकार जीएस घुरिये ने आत्मसात करने की नीति का समर्थन किया है। जीएस घुरिये जिन्होंने कि महाराष्ट्र के महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किया और इस जाति का अध्ययन करने के दौरान उनका कहना है कि जनजातियां हैं जो हैं वो पिछड़े हिंदू हैं, यानी बैकवर्ड हिंदूज हैं, इसलिए इन्हें हिंदू समाज में पूर्णतया आत्मसात कर लेना चाहिए। तो इस तरह से घुरिये ने आत्मसात करने की नीति का, एसिमिलेशन पॉलिसी का सुझाव दिया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एकीकरण नीति का सुझाव दिया है। यानी जनजातियों के संबंध में एक तीसरी नीति है एकीकरण की नीति, और इस नीति का सुझाव पंडित नेहरू का है। इस नीति के अनुसार जनजातियां अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हुए विकास की दौड़ में शामिल हों और उन्हें अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे कि उनका समुचित विकास किया जा सके। और भारत के संविधान के द्वारा जनजातियों के विकास के लिए इसी एकीकरण नीति का समर्थन किया गया, उसको स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से अलग थलग जो नीति हैं वो वेरियर एल्विन से संबंधित हैं। आत्मसात करने की नीति जीएस घुरिये ने दी है और एकीकरण की जो नीति का है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सुझाई गई हैं। इसी तरह से यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाया पड़ रहा होगा कि जनजातीय अध्ययन से संबंधित जो विद्वान हैं, यानी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जो जनजातियों का अध्ययन किया है, जो अक्सर पूछा जाता है। टोडा जनजाति का अध्ययन रिवर्स महोदय ने किया है। इसी तरह से जुआंग जनजाति का अध्ययन एनके बोस के द्वारा किया गया। भूमिज जनजाति का अध्ययन सुरजीत सिन्हा के द्वारा किया गया। मालेर जनजाति का अध्ययन एलपी विद्यार्थी के द्वारा किया गया है। महादेव कोली, अभी मैंने आपको बताया कि महादेव कोली जनजाति जो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, इसका अध्ययन जीएस घुरिये के द्वारा किया गया। कमार जो जनजाति है इसका अध्ययन एससी दुबे ने किया है। हो जनजाति का अध्ययन डीएन मजूमदार के द्वारा किया गया और अरुणता जनजाति जो है वो का अध्ययन इमाइल दुर्खीम के द्वारा किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हमने उनको यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिससे आपको परीक्षा में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। अंत में यहाँ पर 2 पॉइंट और हम जिक्र करना चाहेंगे, उसके बाद ये जो है आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। पहला है अनुसूचित क्षेत्र। कई बार जो है वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। तो आप जान लें कि अनुसूचित क्षेत्र जो है वो संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित होता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ की आबादी जो है वो 50% की जो जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हो, उस क्षेत्र को जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल की सलाह पर उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। और भारत में जो भारत के जो 8 राज्य हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र माना गया है। और यहाँ पर ऐसे यानी अनुसूचित क्षेत्र में जो राज्यपाल होता है उसको विशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि अनुसूचित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है और उसमें 8 राज्य सम्मिलित हैं। इसी तरह से जनजातीय क्षेत्र जो है वो संविधान की 6वीं अनुसूची से संबंधित होता है और इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये इन राज्यों को, इन 4 राज्यों को संविधान की 6वीं अनुसूची से ये संबंधित हैं और ये जो है वो अपने अधिकार के क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और इसी कारण से इनको राज्य के भीतर राज्य की संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि राज्य के भीतर राज्य के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं या राज्य के भीतर राज्य की जो संज्ञा है वो किस अनुसूची से संबंधित है। तो आप इसको याद रखें। संविधान की अनुसूची 6 जो है वो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें
4 राज्यों को सम्मिलित किया गया और इनको राज्य के भीतर राज्य की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये अपने अधिकार के क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी करिए और साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आपके पास तक पहुंचते रहें। आपको बहुत बहुत एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।